क्या करवाया था? तो करवाया था प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट है। कुल मिला के 7 एडजस्टमेंट समझा दिए थे, और ये भी बताया था मैंने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे फाइनल अकाउंट के लिए। ध्यान रहेगा इस बात का। क्वेश्चन के साथ समझा दिया था पूरा, और अगर ये लिख रखा है फिर तो और बढ़िया है। अगला जो एडजस्टमेंट है वो है 8th प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये एडजस्टमेंट से पहले एक छोटा सा एडजस्टमेंट मैं केवल डेप्रिसिएशन का बताना चाहूँगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन अगर तुम लोग जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि एक लॉस होता है, लॉस है, और डायरेक्ट वाला तो लॉस है ही नहीं है, इनडायरेक्ट वाला, तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगा। तो इसकी जो पहली ट्रीटमेंट रहेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाके इसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो क्या करेंगे, जाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएंगे, समझे, और एसेट्स में जाकर इसे जो भी एसेट्स होगा ना हमारा, जो फिक्स एसेट्स होता है उसके अमाउंट में जाकर माइनस कर देंगे। मशीनरी होगा तो मशीनरी के अकाउंट में माइनस कर देंगे, फर्नीचर हो तो फर्नीचर में माइनस करेंगे, मतलब जो भी होगा जिस पर डेप्रिसिएशन लग रहा होगा उसी में इसे माइनस कर दिया जाएगा। ये तो केवल डेप्रिसिएशन के लिए था। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे, तो तुमने क्वेश्चन पढ़ा, डेप्रिसिएशन पढ़ लिया है पूरा, तो तुम्हें महसूस हुआ होगा कि ये भी वही है, बस इस साल में नहीं लग रहा, इसे एट द टाइम ऑफ सेल ही लगता है, बाकी उतना अमाउंट निकाला तो हर साल ही जाता है। तो इस केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे, और डेबिट में आकर लिख दिया जाएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। एंड देन बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट में एसेट्स में जाकर माइनस कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ये सेल करते वक्त होता है, ठीक। हाँ ना बोल दो, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों तरह के हो गए इसमें। आगे बढ़ें, आगे ही आ जाएगा, इसको ज़रा इमेज को छोटा कर दिया जाए। देखें अगला जो 9th है वो है अदर प्रोविज़न्स। इसमें कोई असल में कुछ है ही नहीं। अदर प्रोविज़न्स कुछ भी नया नहीं है यहाँ, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो बता भी रखा है कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न लगता है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल पे लगता है। तो ये जो इनके बारे में था ये तो पीछे डिस्कस हो ही चुके हैं, ठीक है। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ये भी हमने देखा कि ये एसेट्स में से माइनस हो जाता है। 3 तरह के प्रोविज़न, तीनों के बारे में बात हो गई। कोई और किसी तरह में अगर प्रोविज़न आ जाता है, वैसे तो नहीं आएगा, प्रोविज़न इन्हीं के होते हैं ज़्यादातर, अगर आ गया तो उनको भी ऐसे ही ट्रीट कर देंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला एडजस्टमेंट नंबर 10 ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। इन्वॉल्विंग करेक्शन ऑफ एरर्स। कोई ऐसी क्लास जाती है जिसमें या तो पेन या बोतल का ढक्कन ना गिरता हो। ट्रांसफ़र है ना, ट्रांसफ़र वाला करना है सिंपली। ये भी वैसा ही है जैसे हमने पीछे अभी सीख के आए हैं। प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह सब सीखा था, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना। असल में इनकी ट्रांसफ़र एंट्री होती है। देखो मैं एक कहानी बताता हूँ। मान लो तुमने कोई पेमेंट एडवांस में कर दिया है, एग्जांपल के लिए एडवांस रेंट पे कर दिया है, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री रही होगी। अब एडवांस रेंट, जब रेंट देने का टाइम आएगा, यानी एक मान लो महीने के शुरू में दे रहे हो रेंट, तो एंट्री ये हो जाएगी। जबकि एडवांस रेंट देने का मतलब रेंट देने का टाइम कब है, महीने के एंड में, तो असल में एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर तुम एडवांस रेंट नहीं देते हो तब लास्ट में एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तब तो ये एंट्री होगी, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हम यहाँ रेंट एडवांस में पे कर चुके हैं, रेंट हम एडवांस में पे कर चुके हैं, तो जिस दिन रेंट यानी कि ड्यू हो रहा है उस दिन ये वाली एंट्री ना होकर एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट, एडवांस रेंट अकाउंट, ये एंट्री हो रही है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो ये एडवांस रेंट जो ये डेबिट हुआ था और यही क्या हो जा रहा है, क्रेडिट हो जा रहा है, मतलब कि इसे ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर दे रहे हैं। मेन तो यही दोनों बच रहे हैं ना बस। तो ये जो फालतू में एक एडिशनली आ गया इसे हम ट्रांसफ़र करके ख़त्म कर देते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो अब बात ऐसी है कि एडवांस में तो रेंट दे दिया, एडवांस में रेंट दे दिया, ये वाला एंट्री हो गई। ये वाली एंट्री नहीं हुई क्योंकि रेंट देने का टाइम अभी आया ही नहीं है, बट बीच में ही हमारा बुक ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है, हम ट्रायल बैलेंस बीच में ही बना रहे हैं, रेंट देने का टाइम अभी नहीं आया है, तो ये वाली तो एंट्री होगी नहीं। ये वाली एंट्री कर दी हमने क्योंकि हमने रेंट दे दिया है। तो इन दैट केस ये ट्रांसफ़र एंट्री, इसके लिए ट्रांसफ़र एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो ट्रांसफ़र एंट्री में हम इसको क्या कर देंगे, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट।
फ़र्क समझ में आ गया? बोलो। ये वाली एंट्री होनी थी जो कि अब नहीं होगी, क्योंकि इसके होने से पहले ही, यानी कि रेंट ड्यू होने से पहले ही फाइनल अकाउंट बनाने का टाइम आ चुका है। तो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ये वाली एंट्री नहीं हुई तो ये ट्रांसफ़र एंट्री तो हो नहीं पाएगी ना इसकी। और ट्रांसफ़र एंट्री नहीं हो पाएगी तब हम इस तरीके से ट्रांसफ़र एंट्री कर देंगे। आ गया समझ? ठीक। तो इसके लिए मतलब ये हमने पहले ही कर लिया है, मैं बस वही समझा रहा हूँ। ये एंट्री मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो क्या क्या एंट्री होनी है? अगर प्रीपेड एक्सपेंस है, लिखवा चुका हूँ, जाके पीछे देख लेना। अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तब इसके लिए क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं डेबिट साइड हाँ हाँ प्रीपेड एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, और जो कथित एक्सपेंस होगा हैं उस एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। जैसे प्रीपेड रेंट, तो रेंट होगा ना, उस रेंट में जाके माइनस कर देंगे। प्रीपेड सैलरी, तो जो सैलरी नाम से होगा उसमें जाके माइनस कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में जाकर इसे एसेट्स में लिख देंगे जाकर। ये लिखवा चुका हूँ। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस की जगह प्रीपेड इनकम होगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा सारा। अगर प्रीपेड इनकम हुआ इन दैट केस, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्या कर देंगे हाँ यहाँ पे लिख दो, मैंने डेबिट साइड नहीं लिखा, डेबिट साइड इधर क्रेडिट में जाके जो कथित इनकम होगा उसमें से माइनस कर देंगे। और दूसरी बात बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में क्या करना होगा हमें, लायबिलिटी में जाकर इसको लिख देना है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो वो एडजस्टमेंट तुम्हारी ख़त्म। कुल मिलाकर अभी छोटे मोटे हल्के फुल्के 9 एडजस्टमेंट्स देख लिए। अब यहाँ से कुछ भारी भारी एडजस्टमेंट्स आएंगे। भारी भारी एडजस्टमेंट शुरू, जो मतलब इन एडजस्टमेंट्सों को देखकर
ख़ास तौर पे जो एवरेज बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन ही नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। है अब नॉर्मल लॉस देखो, फिर से बता रहा हूँ, ये भी एडजस्टमेंट्स ही हैं, मतलब तो मैं इसे सीक्वेंस नंबर 10 दे दूँगा। एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय एक्सीडेंट और फायर। इनकी जर्नल एंट्रियाँ तो पढ़ा ही चुका हूँ मैं। एक्सीडेंट हो गया या आग लग गई, इस केस में जर्नल एंट्रियाँ तो सारी बता ही चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ सारे। बस अब एडजस्टमेंट के तौर पे अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो क्या करना है वो समझ लो। ये वो एरिया है जहाँ हम ये देखेंगे कि एक तो ट्रीटमेंट हमें ट्रेडिंग में देखने को मिल सकती है, दूसरी ट्रीटमेंट पीएल में देखने को मिल सकती है और तीसरी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में। मतलब कि ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो लगभग तीनों ही सेक्शंस में जाएंगे। अभी तक तो ये देख रहे थे कि पहली ट्रीटमेंट या तो ट्रेडिंग में या पीएल में जा रही थी और दूसरी जा रही थी बैलेंस शीट में। यहाँ पर हमें तीनों के लिए देखना है, ठीक? तो उस हिसाब से हमें बात करनी है। कोई भी हो, चाहे एक्सीडेंट हो के लॉस हो गया, चाहे आग लग के लॉस हो गई, समझ रहे हो बात को? तो लॉस है। क्या करा जाएगा? सबसे पहला काम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और हमारा गुड्स नुकसान हो गया यानी कि चला गया, बोलो चला गया बिना परचेज़ किए ना। तो बिना परचेज़ किए चला गया तो परचेज़ को क्रेडिट किया जाता है। परचेज़ को जर्नल एंट्री में बताया था ये मैंने, जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया नुकसान हो गया तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बताया था। चैरिटी में दे दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, सब बताया हुआ ये। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाएंगे? तो जाएंगे परचेज में। वो पंखा वो वाला ज़रा बंद करके आ जाए। ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे परचेज में और परचेज में जाकर जो अमाउंट है उसे हम माइनस कर देंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आते हैं दूसरी ट्रीटमेंट पर। तो दूसरी ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी कि जितना भी नुकसान हुआ उसके लिए कुछ ना कुछ इंश्योरेंस वाले क्लेम दे देते हैं ना। इंश्योरेंस वाले क्लेम दे देंगे तो वो क्लेम कहाँ पहुँच जाएगा? फिर वो पहुँचेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो क्रेडिट साइड में ये डेबिट साइड है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और क्योंकि ये क्लेम आ गया है क्या हो गया? क्या बात हो गई? तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस, ठीक है, क्लेम लिख दिया।
जितने का क्लेम मिला वो लिख दिया हमने। कोई प्रॉब्लम समझने में? और इसी में डेबिट साइड में जाएंगे और जितने का लॉस हुआ है, जितने का भी लॉस हुआ है उस लॉस को हम यहाँ पर लिख देंगे। और क्या लिखेंगे? तो लॉस बाय वट एवर है, चाहे एक्सीडेंट से हुआ हो, आग लग जाने से हुआ हो, चोरी हो जाने से हुआ हो, किसी से भी हुआ हो। बात समझ में आई है? एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। मान लेते हैं कि आग लग गई, 50,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। क्लियर? 50,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, इंश्योरेंस वालों को बुलाया, उन्होंने इवैल्यूएशन किया तो पता चला कि वो कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 रुपया दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? कि तुम्हारी जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन ही 35,000 की आ रही है, इससे ज़्यादा की नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 का तो अपना फिर से फटका लग गया। कोई बात नहीं, उनसे बहस करना अभी तो दूसरी ओ माई गॉड बन जाएगी हैं। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 50,000। समझ रहे हो? क्लेम कितने का दे रहे हैं वो? तो ये डेबिट है एंट्री में, हाँ वहाँ डेबिट हो जाएगा। मैं यहाँ एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। क्रेडिट में 35,000 जाएगा और यही डेबिट में लॉस बाय फायर लिखेंगे हैं। लॉस बाय फायर कितने का? 15,000। फिर आ जाएंगे कहाँ? फिर पहुँचेंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट्स में, ठीक है। एसेट्स में जाकर हम इंश्योरेंस क्लेम लिख देंगे। कितना लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम? बिल्कुल, इसको हम वहाँ जाके राउट लिख देंगे और 35,000 रुपया डाल देंगे। कि या तो ऐसा कर लो, क्रेडिट में 35,000 और डेबिट में ये पूरा का पूरा 50,000। 50,000 का लॉस हुआ ना। या तो ऐसे कर लो, या बुक के अकॉर्डिंग देखो। तो बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट में तो कुछ करेंगे नहीं, सीधे डेबिट में लिख देंगे 15,000। ठीक। दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, कोई ऐसी दो राय नहीं है। या तो इस वाले तरीके से कर लो, क्रेडिट में 35,000 डेबिट में 50,000, या फिर सीधे सीधे डेबिट में 15,000 लिख दो बस। आ गया समझ में ये? अब सवाल ये उठता है कि अगर क्लेम नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? मान लो चोरी हो गई, तो चोरी के लिए तो नहीं देखेंगे ना कि क्लेम मिल रहा है कि नहीं। अगले एडजस्टमेंट देखो, ये वो टॉपिक है जो तुम्हारे सिलेबस से अब हटा दिया है। चैप्टर ही हटा दिया है, बाकी यहाँ पर सिलेबस में ये है। एक चैप्टर था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, तो वो हटा दिया। हाँ देखो, इसका मैंने तुम्हें थ्योरी तो बता ही दिया था। क्या बताया था कि एक तो होता है गुड्स को बेच देना,
तो सेल कर दिया तो ये तो चलो सेल हो गई। और एक क्या हो जाता है कि गुड्स को भेजा है, किस लिए भेजा है कि सामने वाला उसे रखे, मतलब लेगा और अप्रूवल देगा। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कि वो एक्सेप्ट करता है कि रिजेक्ट करता है, ये वाली बात है यहाँ। एक्सेप्ट कर ले और रिजेक्ट कर ले। सेल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर सेल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपली जर्नल एंट्री हो जानी है। क्या हो जाती है? तो डेटर या जो भी पर्सन है हमारा, या फिर कैश या बैंक जो भी है, तो मैं डेटर लिख दे रहा हूँ। डेटर अकाउंट डेबिट टू, देखो यहाँ सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर अप्रूवल पर भेज रहे हैं तो अप्रूवल पर क्या होगा कि एक तो प्रॉफिट के साथ सेल हो गया, ठीक है, उस सेल को वापस मंगाएंगे। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो उसमें क्या हुआ कि हमने इसको भी सेल में दिखा दिया होगा। मैं चलो यहीं पे ही करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, मान लो कि कॉस्टिंग आ रही है 10,000 की, जैसे एग्जांपल में भी है ये वाला, कॉस्टिंग 10,000 की है और उसे बेचा है 12,000 में, और अप्रूवल बेसिस पर बेचा है। तो जब बेचा होगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया होगा, है ना। अब 12 और कुछ और जो है वो सेल पक्का हो गया होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जो सेल पक्का हुआ वो 20,000 का था और अप्रूवल पे जो बेचा वो 12,000, कुल मिला के 32,000 का हो गया। तो 32,000 और ये 32,000, लेकिन 32 में केवल 20 ही तो अप्रूव हुए, 12 तो अप्रूव हुए नहीं, है ना। तो ये अभी तक अप्रूव नहीं हुए, तो हम इन्हें सेल थोड़ी मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। तो ऐसे में रिवर्स एंट्री होगी। रिवर्स एंट्री होगी। क्या एंट्री होनी है इसमें? तो जो सेल क्रेडिट था वो सेल डेबिट हो जाएगा, और जो डेटर डेबिट था वही डेटर क्रेडिट हो जाएगा। 12,000 हो गया। एक तो ये रिवर्स एंट्री। इस रिवर्स एंट्री से क्या हुआ कि जो सेल हमने 32,000 दिखा रखी थी, अब वो सेल केवल 20,000 की रही। बात ये है कि हमने अप्रूवल पे भेजा हुआ है, हैं? अप्रूवल पर भेज रखा है, इसका मतलब ये गुड्स हमारे पास अभी आया भी नहीं है, ठीक है। 10,000 का गुड्स, हाँ सही है। तो ये गुड्स अभी हमारे पास आया, हाथ में तो नहीं आया, सामने वाले के पास ही रखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अप्रूवल वाली एंट्री करेंगे। तो अप्रूवल की एंट्री क्या होनी है? सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है, अकाउंट डेबिट। अब ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ये एक तरह का स्टॉक बन गया कि नहीं बन गया, बताओ ज़रा। ये बिका थोड़ी है, सेल तो नहीं हुआ ना, ये ना तो ये सेल हुआ ना ये हमारे हाथ में वापस आया, तो स्टॉक बना हुआ है। हाँ, हो सकता है वापस भी आ गया हो, तो वापस आ गया तो वो तो सेल रिटर्न हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आया है तो ये अप्रूवल पे पड़ा हुआ है अभी, तो इसको हम स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे। और कौन सा वाला स्टॉक? ओपनिंग या क्लोजिंग? तुम्हारा लॉजिक इसे ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है, क्लोजिंग होगा भैया। हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट बनाते वक्त अप्रूवल पे पड़ा हुआ है गुड्स हमारा, तो वो ओपनिंग स्टॉक कैसे हो जाएगा?
तो इसे हम क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे और अमाउंट क्या डालेंगे, प्रॉफिट वाला पोर्शन हटाकर सिर्फ 10,000 रुपये कॉस्ट वैल्यू डालेंगे। अब आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। ये तो जर्नल एंट्री हुई, बोलो, ये तो सारी जर्नल एंट्री हो गई। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो नंबर 11 है ना, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, सोल्ड नहीं सेल, गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सोल्ड मतलब हो गया कि बिक गया, ये है कि अभी बिकेगा, ठीक है, अप्रूवल बेसिस पर। क्या करना है, तो हमें ट्रीटमेंट देखनी है। ट्रीटमेंट अगर देखोगे तो तुमने देखा कि कहाँ चला गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट में गया, क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में जाकर लिख देंगे। डन। दूसरी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट, ये बिल देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करना है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, ये भी चला गया। अब वो वही चीज़ बैलेंस शीट में एसेट्स में जाता है ना, तो ये भी एसेट्स में जाएंगे और जाके वहाँ पर लिख देंगे। और क्या रहता है, गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल, ये तो फिर भी सेल की कहानी थी लेकिन सेल से हटकर थी। अब आते हैं कि गुड्स को इस्तेमाल कर तो रहे हैं लेकिन सेल के अलावा बाकी तमाम चीज़ों में। गुड्स यूज्ड फॉर other than sale। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखो डोनेशन में कर सकते हैं इस्तेमाल, ड्राइंग खुद के पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिया, सैंपल दे दिया, एडवर्टाइजमेंट में दे दिया, ठीक है, कोई प्लांट मशीनरी या बिल्डिंग बनाने में अपने ही गुड्स का इस्तेमाल कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं इनमें। तो इन सभी केसेस में एडजस्टमेंट कैसे चलेगी, एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहले कौन है, डोनेशन। डोनेशन की बात करेंगे तो पहला काम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे,
और परचेज में माइनस कर देंगे, परचेज में माइनस, क्योंकि परचेज कम हो गया ना, गुड्स कम हो गए डोनेशन देने से। दूसरा काम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और जाकर डेबिट साइड में इसको लिख देंगे, बाय टू डोनेशन। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर देंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड में इसको लिख देंगे। अब आते हैं दूसरे वाले टाइप में। दूसरा टाइप क्या है, तो दूसरा टाइप है ड्राइंग। तो ड्राइंग है तो कोई बात नहीं, तो पहला काम तो वही होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में जाएंगे और परचेज में से माइनस कर देंगे। हो गया पहला काम। अब आते हैं अपने दूसरे काम पर। तो दूसरा काम क्या कहता है, क्योंकि ये ड्राइंग्स है तो ड्राइंग जो है वो कैपिटल से रिलेटेड होता है। ड्राइंग कैपिटल से रिलेटेड होता है ना, मालिक फर्म में पैसा लगा देता है तो वो कैपिटल कहलाता है, और फर्म से निकाल देगा तो वो ड्राइंग कहलाता है। ऐसा ही कुछ है। तो अगर पहले से ड्राइंग दे रखे तो उस ड्राइंग में जाके जोड़ देंगे, और पहले से ड्राइंग नहीं दे रखी तो सीधे कैपिटल में माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जाना तो बैलेंस शीट में ही है। अगर ड्राइंग दे रखा है तो ड्राइंग में जाएंगे और क्या करना है, उसमें प्लस कर देना है। और अगर ड्राइंग नहीं दे रखा तो सीधे सीधे कैपिटल में माइनस करना है। और मत लिखो, क्योंकि ड्राइंग वाला भी जो है माइनस हो ही जाता है बाद में। ये प्लस करोगे बाद में कैपिटल में माइनस ही कर दोगे, तो कैपिटल में माइनस कर देना। या तो तुम ड्राइंग में प्लस करके कैपिटल में माइनस करो या डायरेक्ट माइनस कर दो, वो एक ही बात है। आ गया ड्राइंग वाला हिस्सा समझ में। तीसरा एडजस्टमेंट, तीसरा है सैंपल या एडवर्टाइजमेंट में निकल गया। फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट है ना, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसे में क्या करना होगा तुम्हें, ऐसे में करना ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाके तो माइनस कर ही दो, परचेज में माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओ और जाके डेबिट साइड में इसको राइट डाउन कर दो, लिख दो। तुम्हें हर एडजस्टमेंट के जो है लॉजिक समझने हैं। ये तो मैं लिखवा रहा हूँ, क्यों हो रहा है वो भी समझते हुए चलोगे। हाँ, ट्रेडिंग में इसलिए जा रहा है क्योंकि परचेज ही तो, अरे जो परचेज किया गुड्स है उसी को तो फ्री सैंपल दे दिया, तो परचेज कम नहीं हो गया। फिर आते हैं, देखो यहाँ क्या, हाँ हाँ, तो वही तो है परचेज। रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज में आ गया, प्रोडक्ट अलग हुआ ना,
गया तो परचेज वाला ही वैल्यू। कौन परेशान है ये? हाँ जी, तो अगला क्या आता है? क्या अगला है वो होगा ना एसेट्स बनाने वाला, अपने ही फर्म से गुड्स को निकाल के और अपने ही फर्म के लिए बिल्डिंग, फर्नीचर, एसेट्स वगैरह बना देते हैं ना। बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, क्रिएशन अपने ही फर्म के लिए बना रहे हैं, तो इसका मतलब ध्यान दोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो माइनस होएगा ही होगा, हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में जाकर इसे माइनस कर देंगे, और दूसरी तरफ बैलेंस शीट में जाएंगे और जो भी एसेट्स बनाया है, जैसे बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग में जाके प्लस कर देना है, प्लांट मशीनरी बनाया है तो प्लांट मशीनरी में जाके प्लस कर देना। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, एसेट्स में जाएंगे और जिस भी फिक्स एसेट्स को बनाया है उसमें जाकर प्लस कर देंगे। तो सारे ये एडजस्टमेंट ही थे जो अब तक चलते आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 तक पहुंच गए, अब 13 और लास्ट एडजस्टमेंट। ये लास्ट एडजस्टमेंट है और ध्यान देना ये थोड़ा सा अतरंगी किस्म का भी है। ये वाली एंट्री जो है देखकर मुझे अचानक याद आ गया, कि कोई एसेट्स बनाया जाता है या ख़रीदा जाता है तो शुरुआती फेज़ में उस पर खर्चे किए जाते हैं, तो वो सारे खर्चे एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। हाँ, तो इसी तरह अगर जैसे मशीन बनाने में रिपेयर वगैरह करवा दिया तो खर्चा लग गया ना, अगर तो वो सारा भी, अगर उन सब के लिए भी हम गुड्स निकाल रहे हैं किसमें से, अपने परचेज वाले में से, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट से तो माइनस है, और पीएल अकाउंट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो इसको भी लिख ही लो, बेकार में क्यों छोड़ा जाए। गुड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, गुड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। तो क्या करना होगा तुम्हें, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर परचेज में माइनस कर देंगे, परचेज में से माइनस। वही अगर दूसरी तरफ हम देखें इसके, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में जाकर इसको लिख देंगे, और अगर पहले से लिखा होगा तो प्लस कर देंगे, या तो डेबिट में जाकर लिख देंगे, और अगर पहले से लिखा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो उसमें इसे प्लस कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल। लास्ट एडजस्टमेंट वो है कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। नंबर 13,
कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ठीक है। इसे बच्चे लोग बचपन में इसी को एक नाम देते थे जिसे कहा जाता था मैनेजेरियल प्रॉफिट, मैनेजेरियल कमीशन, मैनेजेरियल कमीशन। 11th क्लास में तुमने इसी नाम से इसे पढ़ा होगा। ईमानदारी से पढ़ने वालों से बात कर रहा हूँ। थे लेकिन पढ़ना नहीं चाह रहे थे तुम। बोल तो रहा हूँ थे लेकिन तुम पढ़ना नहीं चाह रहे थे। मैनेजेरियल कमीशन, ये मैनेजर को ही दिया जाने वाला कमीशन होता है, ठीक है। तो अब उसके साथ डिसाइड रहता है कि तुम्हें कमीशन प्रॉफिट के बाद दिया जाएगा या प्रॉफिट से पहले ही दे देंगे। 12th में भी है लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट 11th में है। तो ये जो मैनेजर्स कमीशन है 2 तरीके से चलता है, ठीक है। एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक हो जाता है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन और दूसरा आ जाएगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये वाला इम्पोर्टेंट है। बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करना पड़ता है। ध्यान रहे, पेपर में क्वेश्चन में अगर कमीशन का अमाउंट पहले से ही दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी नहीं दिया मिलेगा, है ना। यह हमेशा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तरीका, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाले केस में क्या करना है, मैनेजर्स कमीशन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। इससे कमीशन आ जाएगा मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। और आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला अगर हिसाब देखेंगे तो उसमें मैनेजर्स कमीशन निकालने का तरीका है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। हंड्रेड प्लस रेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो तरीका है मैनेजर्स कमीशन निकालने का। बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अब बात करते हैं कि इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि वही एडजस्टमेंट वाली जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाएगी। तो देखो, मैनेजेरियल कमीशन, इसके लिए अगर ट्रीटमेंट देखेंगे जो कि नंबर कौन सा है, 13 है ना। तो इसकी ट्रीटमेंट में पहला काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड में इसको हम लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन या मैनेजेरियल कमीशन। और उसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे, लायबिलिटी में जाएंगे और लायबिलिटी में जाकर इसको लिख देंगे।
बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान रुक जाओ, ध्यान सुन लो, मैं फिर बता रहा हूँ। अभी तक तो मैंने वो बात बताई नहीं है जिस पे मेन ध्यान करना है। ध्यान ये रखना है कि तुमने ये जो नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है ना, ये रफली होना चाहिए, क्योंकि मेन नेट प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट बना के जो नेट प्रॉफिट आता है, जिसको बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, वो जो मेन अमाउंट है वो तो ये वाला एडजस्टमेंट करने के बाद करना है। मैनेजेरियल कमीशन वाली एडजस्टमेंट कर लेने के बाद एक नया नेट प्रॉफिट आता है, वो ले जाकर कैपिटल अकाउंट में जोड़ते हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि इस कमीशन से पहले नॉर्मल तरीके से नेट प्रॉफिट निकाल लेना है और उसे कहाँ लेकर जाना है, इसे रफ में रख लेना है। पीएल का तो मिल जाएगा ना वो में, P&L का ही है ये। P&L अकाउंट बना रहे होगे, सारी एडजस्टमेंट कर लेने के बाद मैनेजेरियल वाली एडजस्टमेंट पे जाओगे। इस एडजस्टमेंट को करने से पहले नेट प्रॉफिट निकाल लोगे, पहले निकाल देंगे, पहले ही निकाल देना है और उसे रफ में रख देना है। लिखना नहीं है पीएल अकाउंट में, रफ में रखना है। रुक जाओ, पहले सुन लो। रख देंगे रफ में, और ये सारा काम जो मैंने यहाँ पर बताया, ये सारा काम वर्किंग नोट में करोगे। लेकिन ये तो डायरेक्ट फाइल में रुक लिखना है। जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सर मैनेजरियल कमीशन निकालना है। ये वाला काम है ना, ये वाला काम किस में जाएगा, वर्किंग नोट में। और वर्किंग नोट में जब कैलकुलेशन करोगे तो ये जो रफ में तुमने निकाला है नेट प्रॉफिट, वही आएगा। सॉल्व करोगे, उसके बाद एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट ये वाला है, मैनेजर्स कमीशन। यह एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली एक क्या होगा, नया नेट प्रॉफिट आएगा। वो लिख देंगे हम ऐड करना है ना मैनेजरियल कमीशन को, मैनेजरियल कमीशन माइनस करना है। मैनेजरियल कहाँ मैंने प्लस माइनस लिखा है कुछ, तो लिखना है हाँ। डेबिट साइड, और मैनेजरियल कमीशन दिया होगा, क्या दिया होगा, मैनेजरियल कमीशन दिया होगा, निकालना है, ऐसा बोला है। क्या सुन रहा है भाई। लिख दिया डायरेक्ट, देखो मैं समझाता हूँ। मैनेजेरियल कमीशन कैलकुलेट करने से पहले, या यूँ कह लो कि इस एडजस्टमेंट को करने से पहले बहुत सारी और भी तमाम एडजस्टमेंट्स दी होंगी क्वेश्चन पेपर में, वो सारी एडजस्टमेंट कर देनी है। बीच में मत बोलना, सारी एडजस्टमेंट कर लेनी है। करने के बाद नेट प्रॉफिट निकालना है। उस नेट प्रॉफिट को पीएल अकाउंट में लिखना नहीं है, रफ में लेके चले जाना है। रफ में जाएंगे और वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट करने के बाद आखिरी बचा हुआ मैनेजर्स कमीशन वाला एडजस्टमेंट करेंगे, जिससे हम कमीशन निकाल लेंगे। इस कमीशन को ले जाकर P&L अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। फिर से एक उसका जो है कैलकुलेशन करेंगे और नया नेट प्रॉफिट आएगा। अब ये वाला नेट प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देंगे। ठीक है, पुराने नेट प्रॉफिट के बेस पे हमें नया नेट प्रॉफिट बनाना है। हाँ, बात क्लियर। और उसके बाद वही बैलेंस शीट में लायबिलिटी में इसी मैनेजर्स कमीशन को लिख देना है। फिलहाल तुम्हारे सारे एडजस्टमेंट्स मैंने कवर कर दिए, ख़त्म हो गए। फाइनली बचता क्या है, तो अब क्वेश्चन। अगली क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, समझे। तो उम्मीद करता हूँ कि तब तक कुछ जो है अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन करके आना।